हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टेंस टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर चुके हैं। आज हमें सीखना है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, आखिर उसे हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे हम समझ पाएंगे कि यहाँ हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। आज उससे रिलेटेड हम कुछ चीजों को समझने वाले हैं। फिर इसके आगे हम करेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए भाई, तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट हेडिंग होने वाली है वो आपको जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है, क्या होने वाली है, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए भाई, तो हम पढ़ते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए, मैंने पूछा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए भाई, लिखते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहला यूज है यूज नंबर 1। क्या है भाई? यूज नंबर 1, जिसमें हम पहला यूज पढ़ने जा रहे हैं। ये बताता है कि क्या है, कोई काम रिसेंटली। तो लिखिए टू इंडिकेट the action to indicate the action is going on, to indicate the action is going on at the moment of writing, at the moment of speaking or writing। जब हम कोई चीज बोल रहे हैं या हम लिख रहे हैं, स्पीकिंग और राइटिंग, और उस टाइम पे कोई मूवमेंट जो है, हमारा एक्शन जो है वो क्या है, चल रहा है, तो उस चीज को बताने के लिए हम क्या करते हैं भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम टीचिंग। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो हमें कोई भी काम जो आप कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वो काम जो है आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो उस तरीके के सेंटेंस को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। चलिए भाई, बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा, रोहन अपने दोस्तों के साथ राइटिंग क्लियर है कि नहीं, दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा है, ठीक है। चलिए भाई, इसको बनाते हैं जरा। क्या लिखा है, रोहन। काम करने वाला व्यक्ति कौन है, रोहन। तो देखिए, रोहन खेल रहा है, मतलब अभी तो खेल चुका, तो नहीं, काम कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज। रोहन इज क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रोहन इज प्लेइंग। किसके साथ खेल रहा है, दोस्तों के साथ। तो देखिए, के साथ के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे विथ। क्या लिखते हैं, विथ। रोहन इज प्लेइंग विथ, के साथ के लिए हमने लिखा विथ। किसके फ्रेंड, अपने फ्रेंड, उसके अपने। तो रोहन का पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज फ्रेंड। क्या हो जाएगा, हिज। और फ्रेंड क्या आ गया, दोस्तों के लिए हमने लिखा हिज फ्रेंड। तो लिखा रोहन इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड। भाई दोस्तों के साथ खेल रहा है, लेकिन कहाँ खेल रहा है, पार्क में। पार्क के अंदर है कि नहीं। जब कोई चीज किसी के अंदर होती है तो कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इन। और किस जगह है, पार्क में। और उससे पहले दा क्यों लगाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्क है, उस पर्टिकुलर पार्क में वो खेल रहा है, इसलिए पार्क से पहले दा लगाए। तो हमने क्या लिखा, इन द पार्क। और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। समझ में आई कि नहीं बात। इसी तरीके से बनाने होते हैं सेंटेंसेस। समझ में आ रही है कि नहीं। और ट्रांसलेशन भी हम ऐसे ही सीख पाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा, बच्चा खाट पर सो रहा है। बच्चा खाट पर सो रहा है। बच्चा खाट पर सो रहा है, मतलब काम चल रहा है, सो रहा है। वैसा तो है नहीं कि अब वो जग गया, नहीं ना। तो हम क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन या द चाइल्ड या द बेबी भी लिख सकते हैं। आप चाइल्ड या बेबी जो भी लिखना चाहें, दोनों में से आप सही लिख सकते हैं। द चाइल्ड या बेबी, देखो सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, इज। सोना, सो रहा है, स्लीप मीन्स होता है सोना। ये हमारी वर्ब बन गई, तो क्या हो गया, स्लीपिंग। द चाइल्ड इज स्लीपिंग। कहाँ सो रहा है, किस चीज के ऊपर सो रहा है, खाट पर सो रहा है। मान लीजिए भाई, ये क्या है, एक चारपाई है, ये क्या है,
एक चारपाई है और इस चारपाई के ऊपर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। ये लेटा हुआ हमारा बेचारा छोटा सा भाई है, ये इस पे लेटा हुआ है। तो बताइए इसका सरफेस उस खाट के सरफेस से टच हो रहा होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल, जब दो चीजों का सरफेस टच होता है तो वहां पे कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं? मैंने आपको बताया था ना प्रीपोजिशन चैप्टर में, ऑन प्रीपोजिशन। तो क्या हो जाएगा? द चाइल्ड बेबी इज स्लीपिंग ऑन द कॉट। अब द कॉट क्यों लिखा? क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉट हो गई भाई, पर्टिकुलर खाट है ऐसा तो नहीं कोई सी भी खाट पे भाई, जो उसकी खाट थी उसी पे पर्टिकुलर सो रहा है भाई, इसी खाट की बात हो रही, तो उसको पर्टिकुलर बताने के लिए हमने उससे पहले लिखा ऑन द कॉट, इसलिए हमने इससे कॉट से पहले क्या लगाया? आर्टिकल द यूज किया। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत समस्या कोई डाउट नहीं है ना? चलिए जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, मैंने लिखा दे आर वॉचिंग अ मूवी, दे आर वॉचिंग अ मूवी। अब देखो यहां मैंने अ मूवी लिखा। अब आप कह रहे होंगे सर क्या कोई मूवी देख रहे हैं? हमने कहा एक मूवी देख रहा है, मुझे नहीं पता कि कौन सी मूवी की बात कर रहा हूं। मैंने कहा जैसे मैं कह रहा हूँ मूवी देख रहे हैं, अब मुझे नहीं पता अभी कौन सी, मैंने तो दूर से देखा कि वो लोग टीवी देख रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ दे आर वॉचिंग मूवी। वो क्या कर रहे हैं? मूवी देख रहे हैं। कौन सी देख रहे हैं नहीं पता, तो मैंने कह दिया कि दे आर वॉचिंग अ मूवी। आ मूवी लिखा है, इसका मतलब है मुझे ये पता नहीं है कि वो कौन सी मूवी देख रहे हैं, लेकिन एक मूवी देख रहे हैं। अगर मुझे पर्टिकुलर पता होता, जैसे मैंने लिखा दे आर वॉचिंग द बाहुबली 2 है, तो बाहुबली 2 मूवी देख रहे हैं, तो पर्टिकुलर फिल्म का नाम आता, तो हम वहां पे द आर्टिकल यूज करते हैं। यहाँ सिर्फ मूवी आया इसलिए हमने आर्टिकल लिखा। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से जो काम अपना रिसेंटली चल रहा होता है उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, यूज नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 क्या करता है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ वर्ड्स होती हैं। इन दीज वर्ड्स we use present continuous tense, we use present continuous tense with these words कुछ वर्ड्स हैं, बट these words like, जैसे मैं बात करूं now मतलब आज ही अभी, टुडे क्या हो गया? नाउ हो गया, टुडे हो गया, नाउ आ डेज क्या हो जाएगा? नाउ आ डेज आज ही के दिन, ठीक है, नाउ आ डेज, ठीक है। मैंने कहा दीज डेज, दोज डेज, उन दोनों वो ऐसा करता था, दीज डेज हो गया, ठीक है। और क्या हो गया हमारा? नाउ डेज, एट द मोमेंट, इसी समय, एट द मोमेंट, एट दैट टाइम, ठीक है। क्या लिख दिया भाई मैंने? लाइक हो गया हमारे से, नाउन हो गया, टुडे हो गया, नाउ डेज हो गया, दिस डेज हो गया, एट द मोमेंट हो गया, एट दैट टाइम हो गया। तो ये सारे हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम जो है क्या है, वो हमारा अभी चल रहा है, मतलब प्रेजेंट टेंस में हमें सामने हो रहा है। अगर हम कहें कि इसमें हमारा एट प्रेजेंट भी आ सकता है, क्या आ सकता है? एट प्रेजेंट भी हो सकता है। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे आपको ये पता चले कि कोई काम अभी अभी हाल ही में चल रहा है। तो इन सभी वर्ड्स के साथ हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करते हैं। चलिए भाई किस तरीके का क्वेश्चंस बनता है एग्जाम्स में, इससे बात करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चंस बनता है वो एरर फिलअप्स के फॉर्म में बन जाता है। जैसे मैंने कहा मैंने लिखा दीज डेज, मैंने लिखा, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी, मैंने लिखा दीज डेज अर्जुन, ठीक है, मैंने लिखा दीज डेज, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा है डैश लर्निंग, मैंने लिखा डैश लर्निंग, दीज डेज अर्जुन डैश लर्निंग टू ड्राइव अ कार, ठीक है। और यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि यहाँ पे एज आएगा कि आर आएगा या वॉज आएगा। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा समझ लेते हैं। देखो भाई अभी हमने पास्ट टेंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना तो जानते होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें भी वॉज वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। समझ में आई बात की नहीं?
तो अब हमें ये समझना है कि सर इसमें हमारा क्या आंसर सही होने वाला है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए भाई हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा है, हमने क्या लिखा, दीज डेज। आपको ये दीज डेज सेंटेंस के लास्ट में भी देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। लेकिन इसके बाद कॉमा लगाए, मतलब ये यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट बन गया। अर्जुन डैश लर्निंग टू ड्राइव अ कार। भाई आज मैंने कहा कि आजकल अर्जुन जो है वो क्या सीख रहा है, कार चलाना सीख रहा है। तो हम अभी वर्तमान में बात करें ना, अभी सीख रहा है, रिसेंटली सीख रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम में सीख रहा है ना, काम चल रहा है, सीख तो ली नहीं उसने, प्रेजेंट टाइम में काम कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो हमें इसे बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब पास्ट की बात तो ऐसी कुछ है नहीं, तो जब पास्ट की बात ऐसी कुछ नहीं है तो हम वहां वॉज यूज करेंगे नहीं। क्या हम यहाँ आर यूज कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए अर्जुन सब्जेक्ट है भाई, दीज डेज से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें इसे बताएगा कि काम किस टाइम में चल रहा है, तो सिर्फ भी टाइम बताने के लिए आया दीज डेज। लेकिन यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट अर्जुन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अर्जुन है, क्या उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, तो हमारा क्या राइट आंसर होना चाहिए? इज। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, दीज डेज अर्जुन इज लर्निंग, अर्जुन इज लर्निंग टू ड्राइव अ कार। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, करेक्ट आंसर बन गया। जैसे मैंने कहा माई पेरेंट्स आपसे पूछा गया है, यहां बताइएगा क्या आएगा, इज या आर कमिंग टुडे। बताइए भाई इसमें हमारा क्या सही आंसर होने वाला है, मैं जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए भाई मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखा आपके सामने, बताइए। लिखा मैंने माय पेरेंट्स इज या आर कमिंग टुडे। यहाँ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है राम इज डैश म्यूजिक एट दैट टाइम। आपके पास यहाँ पे वर्ब है लिसन। क्या वर्ब है? वर्ब आपके सामने लिसन है, आपको इस लिसन वर्ब का सही फॉर्म यूज करना है और यहाँ पे आपको बताना है कि क्या एरर रहने वाला है। तो देखिए लिखा है माय पेरेंट्स इज या आर कमिंग टुडे, तो बात आज ही की चल रही, मतलब आज आपके माता पिता आ रहे हैं, तो मतलब वो काम चल रहा है, हुआ तो नहीं है, कंटिन्यूअसली है, मतलब ऑन द वे है, तो काम चल रहा है। तो हमें यहाँ समझ में आया सर यहाँ टुडे लिखा हुआ है, तो टुडे के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात चल रही, और माय पेरेंट्स हमारा यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया भाई? प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? आर यूज करते हैं, तो हमारा आर सही हो जाएगा, इज हमारा गलत हो जाए। माय पेरेंट्स आर कमिंग टुडे, आज मेरे माता पिता आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, राम इज डैश म्यूजिक एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट। राम जो है इस समय क्या सुन रहा है? गाना सुन रहा है। जैसे मैंने कहा, आपने मुझसे पूछा सर अभी वह क्या कर रहा है, अभी वह क्या कर रहा है, तो मैंने कहा अभी वह म्यूजिक सुन रहा है, अभी इस समय वो म्यूजिक सुन रहा है, अभी इस समय पर वो ऐसा कर रहा है। तो ऐसी चीजों को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम सेंस आया। जैसे आपने पूछा, जैसे मैं आया, मैंने आपसे पूछा क्यों राम अभी क्या कर रहा है, तो आपने कहा अभी इस समय गाने सुन रहा है, या अभी वो इस समय नहा रहा है, एट दैट ही इज बाथिंग एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, इस समय नहा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें जब हम कहते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही कही जाएंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कही जाएंगी, तो हमें यहाँ पे वर्ब का फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीजें लगाना सही से आना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम इज डैश म्यूजिक एट दैट टाइम। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ सर इज आना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए है, या लिसन है, क्या आना चाहिए? तो देखिए भाई एट दैट टाइम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ टाइम जो है वो कंटिन्यूअस टाइम है। कौन सा टाइम है? कंटिन्यूअस टाइम है, मतलब ये एक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यू है, एक्शन कंटिन्यू है, दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करें। तो राम इज लिसनिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा? LISTENING, राम इज लिसनिंग म्यूजिक एट दैट टाइम। राम इस समय क्या कर रहा है? म्यूजिक सुन रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये यूज फर्स्ट और सेकेंड यूज दोनों समझ में आ चुके होंगे। अगर आ चुके हैं तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर दीजिए। उनसे कहिए भाई ऐसी वीडियोस को छोड़ा मत करो। अगर इंग्लिश सीखनी है तो सही से सीखिए, अच्छे से सीखिए, एक बार सीखिए और पर्टिकुलर सीखिए। ठीक है, चलिए भाई आप लोग पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। नोट कर लीजिए।
चलिए भाई, आपको बोर्ड पर बहुत सारी वर्ब्स दिख रही होंगी। इन वर्ब्स के बारे में हमें समझना है कि आखिर समझना है कि ये वर्ब्स का कॉन्सेप्ट क्या है। इसे हमने नाम दिया मिक्स्ड कॉन्सेप्ट। इसे हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड कॉन्सेप्ट कहेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। चलिए भाई, आपके सामने कुछ वर्ब्स दी गई। यहाँ से जो है एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम 9th में हुआ, CUT एंट्रेंस एग्जाम हुआ, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि SSC, CGL, CHSL, MTS, हमारा बैंक के एग्जाम्स, वहां पर यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। इसलिए इसमें आपके सामने वो सारी वर्ब्स लिखी गई हैं जो ज्यादातर पेपर्स में पूछी जाती हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कैसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में भी हम नीचे समझने वाले हैं। चलिए भाई, हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है कि हमें ये वर्ब है जो ये बताती हैं कि इनके साथ कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता है, लेकिन आपको जो भी सेंटेंस देखने को मिलेगा जिसमें एरर होगा उसमें इन वर्ब्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया रहेगा। तो आपको समझना है, इस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी वर्ब है जिसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते हैं। चलिए भाई, बात करते हैं हमारे सामने जो पहले ऊपर कुछ वर्ब्स लिखी हुई, ये वर्ब ऑफ एक्सप्रेशन फीलिंग्स हैं। जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी इमोशंस को बताने वाली वर्ब्स होती हैं, इन सभी वर्ब्स के साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इनके साथ यूज हुआ। जैसे मैं बात करूं, डिजायर हुआ, वांट हुआ, हमारा फील हुआ, हेट हुआ, लाइक हुआ, डिसलाइक हुआ, लव हुआ, केयर हुआ, एडमायर हुआ, रिस्पेक्ट हुआ, एप्रिशिएट। ये जितनी भी वर्ब हैं आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को बताने वाली वर्ब्स हैं। इन सभी वर्ब्स के साथ कभी भी ING नहीं आता है। कभी भी इनके साथ अगर कभी ING आता भी है, ऐसा नहीं है कि ये वर्ब ऐसी वर्ब है जो हमारी इमोशंस बताती है, और हम अपने इमोशंस जो बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं, ना कि प्रेजेंट करने। अगर मैं कहूं कि आप किसी को चाह रहे हैं, वांटिंग लिखेंगे क्या? आई वांटिंग हिम, आई वांटिंग हिम, मैं उसे चाह रहा हूं। ये क्या बात हुई भाई? मैं उसे चाहता हूं या मैं उसे चाहता था, ऐसा कुछ होता है। आपने कभी नहीं कहा, आपने कभी कहा सर मैं उसे जान रहा हूं। जान रहे हो कि जानते हो कि जानते थे? ऐसे ही पूछते हैं ना। आप कभी किसी से, सर मैं उसे सोच रहा हूं, मैं उसके बारे में सोचता हूं या उसके बारे में सोचता था, ऐसा बोला जाता है। ऐसा कभी नहीं बोला जाता सर मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। भाई, आप किसी को जान रहे हैं। आई एम नोइंग हिम, आई एम नोइंग हिम, मैं उसे जान रहा हूं। अरे भाई, आप उसे जानते होगे। तो ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ING लगाने से मीनिंग ही नहीं आता, और ऐसी वर्ब्स जहां ये चीज बताती हैं कि आप इसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर्टिकुलर करने के लिए, तो वहां हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है कि डिजायर हुआ, वांट हुआ, हेट हुआ, लाइक हुआ, डिसलाइक हुआ, लव हुआ, केयर हुआ, एडमायर हुआ, रिस्पेक्ट हुआ, एप्रिशिएट, ये वर्ब आती हैं तो इनके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इनके साथ ING का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वर्ब्स ऑफ मेंटल स्टेट और एक्टिविटी, ऐसी वर्ब्स जो हमारी मेंटल एक्टिविटी को बताती हैं, उन्हें इनके साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा डिसएग्री, एग्री, बिलीव, डिसबिलीव, डिफर, डाउट, फाइंड, इमेजिन, नो, मीन, रिमेंबर, रिकलेक्ट, अंडरस्टैंड, सपोज, ट्रस्ट। अब आप किसी पे भरोसा करते हैं तो हम इसे यही बात कहेंगे, मैं उस पर भरोसा करता हूं या वो मुझ पर भरोसा करता था। अब ऐसा तो कहेंगे नहीं, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। भाई, ऐसा कुछ होता है? आप खुद एजम्पशन कीजिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उसे कहें अच्छा सर मैं आपको जान रहा हूं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, मतलब क्या बात कर रहे हो? भरोसा कर रहे हो, इसमें मुझे क्या बता रहे हो? ये कोई बात हुई? भरोसा कर रहे हो, मुझ पर भरोसा करते हो या करते थे, ये चीज बताओ। ये मत बताओ कि मैं भरोसा कर रहा हूं या करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वहां पे हम क्या है कि इस तरीके की जो फीलिंग्स है, हम उन्हें अपनी मेंटल एक्टिविटी, मेंटल स्टेट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बता सकते, उसे हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे। तो इन वर्ब्स के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब ऑफ सेंस। ऐसी वर्ब जिससे हमें कुछ सेंस मिलता है, जैसे कि हम कहें सी मीन्स होता है देखना, ये समुद्र वाला सी है, ठीक है। और अगर आप यहाँ CEE लिखें तो ज्यादा सेंस, आपने कुछ देखा और आप देखने के बाद जो सेंस लगाएंगे वो सी होता है। स्मेल हो गया, स्मेल सूंघ रहे हैं, स्मेल किसी चीज की स्मेल फील होती है, अब फील हो रही है, मुझे किसी चीज की स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही, हाँ स्मेलिंग आ तो रही।
लेकिन आप इसको क्या है, जब आप इमोशंस में सेंस में बताएंगे तो स्मेलिंग नहीं कर सकती। इसके साथ क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। हियर, टेस्ट, इन सभी के साथ हम भी क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजीशन। ऐसी वर्ब्स जो पोजीशन दिखाती हैं, जैसे हम बात करें पजेसिव हुई, ऑन हुई, बिलोंग हुई, ये वर्ब अपनी खुद बताती है कि मेरा खुद का है, इसके अलावा किसी का नहीं। ओनिंग नहीं लिखेंगे हम, बिलोंगिंग नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये हमारी वर्ब्स जो हम पोजीशन बताती हैं वहाँ हमारी चीज है, तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। हमारे पास और भी वर्ब्स हैं जैसे अपीयर, सीम, कंसिस्ट, कंटेन, रिजेंबल, मैटर, डिजायर, डिजर्व, डिपेंड। इन सभी के साथ कुल मिलाकर मैं बात कहना चाहता हूं कि हमारे जितनी भी वर्ब्स आपके सामने बोर्ड पर लिखी हैं, इन सभी के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिएगा भाई, ये था हमारा आज का लास्ट यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी एक यूज और बाकी है, तो देखिए भाई मैं थोड़ा उसके बारे में और बताना चाहता हूँ। चलिए पहले इसी की एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ही सीम्स या ही इज सीमिंग, he is seeming, he seems या he is seeming that is now everything, that is now everything, that is now everything, everything। देखिए भाई मैंने लिखा he seems या is seeming that is now everything। वह ऐसे दिखा रहा है जैसे वह सब जानता है, वह ऐसे दिखाता है जैसे वह सब जानता है। इसी तरीके से कहेंगे तो यहाँ पे is seeming लिखना हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, he seems, वह ऐसे दिखाता है जैसे कि वह सब जानता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारी एरर बनती है। जैसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा my pocket money depends या is depending on my parents सैलरी। देखिए मैंने लिखा माई पॉकेट मनी डिपेंड या डिपेंड्स या इज डिपेंडिंग ऑन माई पेरेंट्स सैलरी। मेरे माता पिता की सैलरी पर मेरी क्या करती है, पॉकेट मनी डिपेंड करती है। तो डिपेंड कर रही है, क्या हम ऐसा कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। तो हमें यहाँ डिपेंड आएगा कि डिपेंड्स आएगा कि इज डिपेंडिंग आएगा। तो देखो भाई यहाँ पे हमारे सामने वर्ड क्या लिखा है, पेरेंट्स की सैलरी पर, और क्या वर्ड है, डिपेंड। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर ये डिपेंड वर्ड जो है हमें ये बता रहा है कि हम किसी ना किसी चीज पे बिलोंग करते हैं, उसको बता रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो माई पॉकेट मनी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे डिपेंड्स आएगा, डिपेंड नहीं होगा या इज डिपेंडिंग नहीं होगा। तो इस तरीके की एरर हमारे क्वेश्चंस में बनते हैं। चलिए भाई आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम इसके आगे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लास्ट यूज है उसके बारे में भी और बात करते हैं, फिर नेक्स्ट टेंस की ओर मूव करते हैं। चलिए भाई अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो लिखिएगा टू इंडिकेट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए भाई, टू इंडिकेट an action, to indicate an action expected to take place in the near future, नियर फ्यूचर क्यों लिखना, इसका मतलब समझिए थोड़ा भाई। जैसे मैं बात करूं, अभी हमारा क्या टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, गुड आफ्टरनून का टाइम हो चुका है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं शाम की बात करूं, जस्ट शाम, अभी तो 12 बजे,
12 बजे के बाद, मैंने कि 4-5 बजे के लगभग बात करूं तो मैंने कहा मुझे 5 बजे आज इंग्लिश का टेस्ट लेना है, या मैं कहूं कि मैं आज शाम को इंग्लिश का टेस्ट ले रहा हूं, मैं शाम को इंग्लिश का टेस्ट ले रहा हूं, तो मैंने ये बात कही। तो जब हम इस तरीके की बात कहें, अब मैं देखो बात तो अभी 12 बजे कर रहा हूं, लेकिन मैं 5 बजे की बात बता रहा हूं कि मैं ऐसा कर रहा हूं उस टाइम। तो जब भी हम थोड़ा लगभग फ्यूचर के मतलब आने वाले लगभग थोड़ा पास के समय को बता रहे होते हैं, नियर फ्यूचर का सेंस कहते हैं उसे। अगर हम पास के थोड़े से समय को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करते हैं। आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ हमने फ्यूचर टेंस क्यों नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हम इस सेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैं कहूं कि एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं आपके सामने, मैंने लिखा चारों दोस्त, मैंने लिखा चारों दोस्त, मैंने लिखा चारों दोस्त दोपहर में, मैंने लिखा चारों दोस्त दोपहर में लाइब्रेरी जा रहे हैं, जा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले इसका ट्रांसलेशन करेंगे भाई क्या बनने वाला, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसका बताइए क्या बनने वाला है। चलिए तो लिखते हैं, क्या लिखा, द 4 फ्रेंड्स, कितने दोस्त हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, तो लिखा द 4 फ्रेंड्स। देखो भाई 4 लोग हैं तो प्लूरल फॉर्म हो गए, तो क्या लिखेंगे, आर। कहां जा रहे हैं, गोइंग। देखो द 4 फ्रेंड्स आर गोइंग, कहां जा रहे हैं बताइए भाई। देखो अब वो लोग जा रहे हैं तो पर्टिकुलर जगह हो गई, कहां जा रहे हैं, टू लाइब्रेरी। अब इसके साथ एक डेस्टिनेशन पॉइंट आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, टू लाइब्रेरी। क्या हो गया, द 4 फ्रेंड्स आर गोइंग टू लाइब्रेरी। किस टाइम में जा रहे हैं, दोपहर में, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। तो देखो भाई फ्यूचर, हम सुबह थे, शाम की बात, दोपहर में ही बात कर रहे थे कि भाई इस टाइम। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, मैं शाम में गणित का टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या, सॉल्यूशन ए, सॉरी, देखिए भाई इसका हम ट्रांसलेशन करना है तो क्या लिखेंगे, आई एम, ले रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, आई एम टेकिंग मैथ टेस्ट, या टेस्ट ऑफ मैथ लिख सकते हैं, आई एम टेकिंग टेस्ट ऑफ मैथ, या मैथ्स टेस्ट लिख सकते थे आप। इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, मैथ्स टेस्ट, मैथ के साथ अपोस्ट्रोफी एस और टेस्ट, इसका मतलब भी सेम होता। आई एम टेकिंग, मैं ले रहा हूं, मैं टेस्ट ऑफ मैथ या मैथ्स टेस्ट, कब ले रहा हूं, शाम में, तो फिर क्या लिख देंगे इसके आगे, इन द इवनिंग। मैं अभी हूं, शाम की बात कर रहा हूं, नियर फ्यूचर का सेंस है, इसलिए हम यहां प्रेजेंट क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। चलिए भाई जैसे मैंने कहा, मैं कल चेन्नई के लिए रवाना, मैं कल चेन्नई के लिए रवाना हो रहा हूं, चेन्नई के लिए रवाना हो रहा हूं। देखिए भाई अब मैं आज तो नहीं गया ना, कल की बात कर रहा हूं, नियर फ्यूचर। मैंने कहा मैं कल चेन्नई के लिए रवाना हो रहा हूं, तो बताइए भाई इसमें हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या एम, रवाना के लिए क्या लिखते हैं, लीव, आई एम लीविंग, तो क्या हो जाएगा, आई एम लीविंग। कहाँ के लिए जा रहा है, आई एम लीविंग। देखो अब आप कहीं ना कहीं जगह से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, कहाँ के लिए जा रहा है, चेन्नई के लिए जा रहा है, तो के लिए क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और चेन्नई हमारा एस्टेज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, क्या हो गया हमारा, चेन्नई। अब बताइए मुझे, आई एम लिविंग फॉर चेन्नई, कब जा रहे हो, टुमारो, तो कल के लिए क्या लिखेंगे, टुमारो। तो आपको ये घबराना नहीं है कि यहां सर फ्यूचर टेंस क्यों नहीं आया,
ऐसे सेंस में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या होता है शुरू, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप लोग पहले से नोट करिए, फिर हम आगे से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारा होने वाला है, शुरू हो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या शुरू हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताइए। अगर आप कुछ भी जानते हैं इस टेंस के बारे में तो ज़रूर बताइए, मुझे भी तो पता चले ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो वास्तविकता में टेंस को जानते हैं, या जो नहीं जानते हैं तो वो क्या जान चुके हैं और वो क्या जानना चाहते हैं। जल्दी से बताइए भाई क्या आंसर होने वाला है। और आप लोग बताइए कि मेरी वीडियो, ऑडियो और राइटिंग तीनों चीज़ें क्लियर हैं या नहीं, बताइए जल्दी भाई। चलो भाई बात करते हैं हमारे अपने टॉपिक की। टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे लिए तैयार हो चुका है, तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान लिखेंगे। तो हमारी क्या पहचान होती है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके एग्जाम्स के हिसाब से पहचान है। वाक्य के अंत में क्या लिखेंगे भाई, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में हमारे पास शब्द आते हैं जैसे चुका है, क्या है, चुका है, चुका हूं, चुका हूं, कॉमा चुके हैं, कॉमा चुके हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अगर ये ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हमारा वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट करके पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। कॉन्सेप्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या वर्ब लगाएंगे, तो लिखिए कॉन्सेप्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लिखिए बी यूज हैज। ठीक है, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, विथ हैज लगाएंगे। एंड बी यूज हैव, हेल्पिंग वर्ब है भाई, हैव विथ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स में हमारा इंक्लूडिंग आई भी आ जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग आई। अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई को अलग कर दिया था, अब इसमें इंक्लूडिंग आई भी आ जाएगा। मतलब इसमें आई भी हमारा किस में काउंट होगा, प्लूरल में काउंट होगा। समझ में आई बात? अब हिंदी मीडियम वाले नोट करेंगे भाई, लिखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लिखिए भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। क्या आएगा भाई, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है in this tense we use the third form of verb, third form of verb का थर्ड फॉर्म या परफेक्ट पार्टिसिपल क्या कहते हैं, ये और करके लिख लीजिए, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। चलिए भाई तो हेडिंग डालते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव
सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, इसका क्या फॉर्मेट होता है इसके बारे में समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका क्या फॉर्मेट होता है, तो लिखिए भाई इसका आगे फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले हमारा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज हैव यूज करते हैं। फिर हमारे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, भीतरी का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। बाकी इसके अलावा अदर चीजें आएंगी और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। समझ में आई बात। चलिए, ये हमारा क्या हुआ, वर्ब का फॉर्मेट। इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इतना ही याद रखेंगे और ये दोनों कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट हुआ। चलिए भाई सेंटेंस से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट, तुम खाना बना चुके हो, तुम खाना बना चुके हो, तुम खाना बना चुके हो, बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, शशि फूल तोड़ चुका है, शशि फूल तोड़ चुका है। देखिए भाई ये लिखा है, इनका एग्जांपल्स बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यू। देखिए बनाना, अब देखो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, चुका है, चुके आ गए, तो हमें हैज या हैव में से क्या यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव। यू हैव बना, बनाना मीन्स होता है मेक, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, MADE, मेड। यू हैव मेड, अब देखो फूड आया है, क्या है, यू हैव मेड फूड। अब फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इससे पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लिखा। यू हैव मेक फूड, यू हैव मेड फूड, यू हैव मेड फूड, वह खाना, तुम जो है खाना बना चुके हो। तो ये हमारा सेंटेंस होगा और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। समझ में आई बात। इस तरीके से बना। हमें सिर्फ याद रखना है कि किस टेंस में क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब होती, कैसी उसके साथ वर्ब आती, इतना याद रखना सीख गए, आपको टेंस सारे के सारे याद हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट बनाते हैं, शशि फूल तोड़ चुका है। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, शशि, तो लिखेंगे शशि। देखो शशि सिंगुलर सब्जेक्ट है और मैंने कहा है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज। क्या आ जाएगा, शशि हैज। प्लक मीन्स होता है तोड़ना, प्लक मीन्स क्या होता है, तोड़ना। अब वहां देखो फ्लावर को जब एक सेपरेशन होता है तो वहां हम प्लग यूज करते हैं, किसी चीज को तोड़ दें उसके कभी अलग नहीं किया जा सकता, उसे वहां हम ब्रेक लिखेंगे, क्या यूज करेंगे, ब्रेक यूज करते हैं। तो शशि हैज प्लग्ड, PLUCKD, शशि हैज प्लग्ड फ्लावर। अब फूलों को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होते हैं फूल तो सारे। शशि हैज प्लग्ड फ्लावर, वह शशि जो है फूल तोड़ चुका है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। चलिए भैया थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे कि उनकी बुक में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो जैसे मैंने कहा, पूजा, पूजा हैज, पूजा हैज पूजा हैज कुक्ड द डिश, दिस डिश। आपके सामने एक वर्ब है कुक। अब आपको कुक का थर्ड फॉर्म यूज आना चाहिए। देखो भाई कैसे पता चलेगा थर्ड फॉर्म आया, जब भी हैज हैव आता है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पूजा है, पूजा के साथ हैज है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड। अब आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैंने आपसे पिछली क्लासेस में भी कहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं जानते तो आप हमारी वर्ब की क्लास देखिए कि कैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं। और उन वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म याद करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। वहां पर आपको इनकी फोटोज, वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहां पे जाकर इन फोन को बारे में पढ़िए, वहां पे आपको इनके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। बस आपको इससे जुड़ना है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए भाई लिखा है कुक्ड हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के एग्जाम्पल्स की, तो मैंने लिखा है दे हैव डैश चेयर,
अब आपके सामने एक वर्ब है पेंट। अब आपसे कहा गया पेंट वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म यहाँ क्या होने वाला है? दे हैव, तो आप क्या लिखेंगे? पेंटेड। क्या लिखेंगे? पेंटेड, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है? पेंटेड। जब तक आपको इसका थर्ड फॉर्म नहीं आता होगा आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, तो आपको थर्ड फॉर्म बनाना भी आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे मैंने लिखा सुरेश हैज या हैव, आपको बताना है क्या आने वाला है। फिर मैंने लिखा हैज या हैव टीच या टॉट मी इंग्लिश। मैंने लिखा है सुरेश हैज या हैव टीच या टॉट मी इंग्लिश। मुझे क्या पढ़ाते हैं? मुझे क्या पढ़ा चुके हैं? इंग्लिश पढ़ा चुके हैं। तो लिखा है सुरेश। अब सुरेश कैसा है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब सिंगुलर वर्ब क्या है? हैज है। तो हैज हमारा सही हो जाएगा, हैव गलत। अगर क्वेश्चन में यहाँ हैव लिख के आता तो मिस्टेक थी, अगर हैज लिख के आया तो करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर यहाँ हैज है, ठीक है भाई, तो यहाँ वर्ब की हैज हैव के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब की क्या आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इन दोनों में से कौन सी है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कोई काम नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम है, टॉट होता है, ये सही है, इसलिए हमारे ये सही हो जाएगा। बाकी हमारा सेंटेंस में कोई मिस्टेक है ही नहीं। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर्स में बनते हैं, जिन्हें हम तभी कर पाते जब हमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज होती है। समझ में ये बात? चलिए भाई, इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं भाई। नेगेटिव जो सेंटेंस होता है इसमें थोड़ा अब नया सीखना है कुछ। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे हमारे सामने कुछ वर्ड आने लगते हैं नए, जैसे मैं कहूँ पहचान, इसकी फिर से लिखिए भाई थोड़ा। पहचान, वाक्य के अंत में क्या पहचान होने वाली है इसके बारे में लिखिए। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, कॉमा, या है, की है, आदि शब्द एवं नहीं शब्द आते हैं। ये चीजें आ जाती हैं, जैसे मैंने अभी तक यह काम नहीं किया है, ठीक है, मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया था, नहीं किया है, नहीं की है, तो ऐसे वर्ड्स भी हमारे सामने आ जाते हैं। तो हमें उस टाइम कंफ्यूजन ना हो, तो इस तरीके से मैंने ये आपको बता दिया। फॉर्मेट हमारा क्या होने वाला है इसके बारे में समझते हैं। फॉर्मेट, चलिए भाई फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट हमारा होने वाला है, इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा ही। क्या होगा? सब्जेक्ट। एसयूबी का मतलब सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ हैज हैव होगी हमारे पास। क्या होगी? हैज हैव होगी, प्लस इसके बाद हमारा सेंटेंस में क्या आएगा? नॉट आएगा। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास यहाँ बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है भाई, सब कुछ है, समझ में आ रहा है इसमें ही नहीं? चलिए एक मदद करते, एक समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। मैंने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी है। मैंने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी है। ई है भी ऐसी, की है, नहीं पढ़ी है, ये वर्ड्स हमारे सामने आते हैं। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे, मैंने अभी तक, मतलब आपने ऐसा काम अभी तक किया ही नहीं है, मतलब आप ऐसा कर चुके नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, मैंने लिखा आई, प्लूरल होता है तो आई हैव नॉट। रीड का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सभी सेम होता है, आई हैव नॉट रीड दिस बुक, दिस बुक। एट भी लिख सकते हैं, नाउ भी लिख सकते हैं, सो फार भी लिख सकते हैं, ये हमारे एडवर्ब हैं अभी तक के लिए। यहाँ हमारे अभी तक का मतलब ये तीनों वर्ड्स हैं, एट, नाउ, सो फार, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, सही है सही है सही है, ठीक है। तो आई हैव नॉट रीड दिस बुक एट, यहाँ रीड का ये थर्ड फॉर्म लिखा है, रीड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम होते हैं, ठीक है भाई। तो मैं इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे मैं कहूं नेक्स्ट, अभी ने राजा की भूमिका, अभी ने राजा की भूमिका नहीं निभाई है, नहीं निभाई है, ई है वही सेंस आता है। अभी ने राजा की भूमिका नहीं निभाई है, अभी हैज, अभी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, नहीं है तो क्या आएगा, नॉट, अभी हैज नॉट। देखो निभाना, प्ले मीन्स होता है निभाना, प्ले मीन्स बजाना भी होता है, निभाना भी होता है और खेलना भी होता है। प्ले मीन्स निभाना भी होता है, खेलना भी होता है। तो यहाँ भाई प्ले ही का काम चल रहा है, तो हमारा यहाँ भूमि निभाई, ठीक है। तो अभी हैज नॉट प्लेड, अभी हैज नॉट प्लेड द रोल ऑफ, द रोल ऑफ, द रोल ऑफ किंग, या आप लिख सकते थे किंग्स रोल, क्या लिख सकते थे, द रोल ऑफ किंग की जगह यहाँ क्या लिख सकते थे, किंग्स रोल, इस तरीके से भी लिख सकते थे, दोनों सही थे। तो लिखा हमने अभी हैज नॉट प्लेड द रोल ऑफ किंग या किंग्स रोल, ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस बन के तैयार हो गया। चलिए भाई थोड़ा अब आप लोगों के हिसाब से बात करते हैं। जैसे लिखा है, मैंने लिखा चिल्ड्रन, आपको बताना है यहाँ क्या आएगा, हैज या हैव, नॉट कंप्लीटेड, हैज या हैव नॉट कंप्लीटेड या कंप्लीट दियर या हिज होमवर्क, दियर हिज या दियर या हिज वर्क। देखिए भाई इस एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन गए, अब आपको बताना है कि क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि चिल्ड्रन क्या है। तो आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से इन दोनों में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बताइए, हैव है। तो यू के साथ में क्या, दे के साथ क्या आएगा, हैव। एक एरर यहाँ से बनता हेल्पिंग वर्ब का एरर। चलिए मान लीजिए हमने कहा कि पेपर में हमें चिल्ड्रन के साथ हैव देख गया, नॉट भी देखने को मिल गया, तो आप इससे पूछा गया यहाँ कंप्लीटेड आएगा कि कंप्लीट आएगा। हैज हैव आता है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हमारा सही हो जाएगा, कंप्लीट गलत हो जाएगा। ये चलो भाई अब यहाँ लिखना है, बताइए कि दियर आएगा कि हिज आएगा। देखो भाई चिल्ड्रंस हैं बहुत सारे हैं, अगर एक व्यक्ति होता तो उसका पोजीशन दिखाने के लिए हम हिज लिखते। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, प्लूरल हैं, उनका जेंडर नहीं पता तो हम यहाँ दियर, तो बेसिकली दोनों सही है, लेकिन प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल पोजीशन दिखाने के लिए हम दियर यूज करेंगे, हिज यूज नहीं करेंगे। तो दियर वर्क हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हिज भी सही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस की बात करी जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से पोजीशन दिखाने के लिए प्लूरल पोजीशन चाहिए होता है, तो हम यहाँ दियर लिखेंगे, हिज हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। चलिए अगर हम बात करें इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा I have
आई हैव, नॉट में पढ़ रहे हैं भाई, थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। आई हैव नॉट फिनिश, आई हैव नॉट फिनिश माई लंच। बताइए भाई क्या सेंटेंस में कोई मिस्टेक है? अगर मिस्टेक है तो कहाँ मिस्टेक है, सही बताइए। तो आई हैव नॉट फिनिश माई लंच, व्हाट इज दिस? आई हैव आया है और हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैसे सर, ये तो गलत हो गया। तो हैव के साथ यहाँ क्या आना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिनिश की जगह क्या होना चाहिए था, फिनिश की जगह होना चाहिए था फिनिश्ड। क्या होना चाहिए था, फिनिश्ड। तो यहाँ हमारा क्या सही बनता, इसे हम कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपसे ये भी पूछा जाता है, फाइंड द एरर एंड डू द इम्प्रूवमेंट। आपको ये भी कहा जाता है क्वेश्चन में कि आप यहाँ से मिस्टेक बताइए कि किस पार्ट में मिस्टेक है और उस पार्ट की जगह आप क्या लिख सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है। तो हमें वहां पता होना चाहिए कि आई हैव नॉट के साथ फिनिश नहीं, फिनिश्ड आएगा। क्या आएगा, फिनिश्ड आएगा। तो हम वहां देखते जहां भी फिनिश लिखा होता वो हमारा यहाँ सही हो जाता। अगर यहाँ फिनिश लिखा है तो इस पार्ट में एरर है। तो हमें मिस्टेक को निकालना और मिस्टेक को सॉल्व करना आना चाहिए, तभी हमारा माना जाएगा कि आपको इस चीज की परफेक्ट नॉलेज है। आपको ये तो पता है कि हमें अंदर जाना कैसे है, आपको ये नहीं पता है कि बाहर निकलना कैसे, तो आप उसमें फंस ही जाएंगे। ठीक है कि नहीं? जैसे हमारे अभिमन्यु जी चक्रव्यूह में गए थे, उन्हें ये तो पता था कि चक्रव्यूह को इस तरीके से भेदा जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकला कैसे जाता है। इसी वजह से उनके प्राण चले गए थे। इसलिए आपको ये भी हमारे लिए एक चक्रव्यूह है। जितना अभी हम सब कुछ पढ़ रहे हैं ये सारा एक चक्रव्यूह है। अगर आपको इस चक्रव्यूह को भेदना है तो आपको जो है नॉलेज A to Z होनी चाहिए, तभी आप इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे और आप उससे बाहर निकल पाएंगे, तभी आप विनर कहलाएंगे, अन्यथा आप विनर नहीं कहलाएंगे। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमारे एरर बनते हैं। चलिए भाई अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने लिखा रितिका एंड हिज फ्रेंड्स एंड हर फ्रेंड्स, रितिका एंड हर फ्रेंड। देखो एक और एरर बना दे भाई। चलिए भाई रितिका एंड, यहां बताइए क्या आएगा, हिज या हर फ्रेंड्स, रितिका एंड हिज या हर फ्रेंड्स, रितिका एंड हर फ्रेंड्स हैव या हैज नॉट कम या केम या कम हेयर एट। मैंने लिखा रितिका और उसके फ्रेंड अभी तक यहां नहीं आए हैं। चलिए भाई ये हमारा सेंटेंस है, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, एरर हैं, आपको सभी सॉर्ट आउट करनी है। तो चलिए करते हैं सॉर्ट आउट। रितिका के साथ पहले तो यहाँ बताइए कि हिज आएगा कि हर। देखो रितिका और उसके फ्रेंड आ रहे हैं, तो एक लड़की है, लड़की का पोजीशन दिखाने के लिए हर यूज होता है, हिज नहीं, तो यहाँ हिज गलत होता। रितिका एंड हर फ्रेंड्स, देखो प्लूरल फॉर्म बन गया, रितिका है और उसके फ्रेंड्स, तो ज्यादा लोग हो गए, तो यहाँ हैव या हैज में से क्या आना चाहिए था, हैव आएगा। हैज हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रितिका एंड हर फ्रेंड्स हैव नॉट कम या केम। यहाँ बताइए भाई, यहाँ पता चलेगा कि किसको वर्ब की नॉलेज है। जिसको वर्ब की नॉलेज होगी भाई इस चीज को सही कर पाएगा, वरना कोई भी नहीं कर पाएगा। देखिए भाई हमें पता है, क्या पता है कि वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, यहाँ लिखिए भाई कम, केम, कम। वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म V1, V2 एंड V3। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है एंड थर्ड फॉर्म इज कम। अगर आप यहाँ केम करते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, अगर आप कम करते हैं तो आपका आंसर सही होगा और आपको सही से मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये था हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप उनको देख सकें। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं।
इसके आगे हम कल करेंगे कंटिन्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और नेक्स्ट टेंस की ओर आगे मूव ऑन करते जाएंगे। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।